पहले नाम में राम है, दूसरे नाम में राम है, तो दोनों नाम में राम है। और धमकी देते हैं, डराते हैं सब लोगों को। देखिए असली बात यह है ना, जो देशों में होता है। आंकड़े पर लाऊं आंकड़े में बच्चे, आंकड़े के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। उनको सम्मान दिया, पद दिया, पर गद्दारी की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। 4 जून को मौका मिला, आप लोगों की सरकार बनी, तो मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महासचिव, और कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन सर्वे में दिख रहा है कि हालात तो नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और हालात कैसे बदलेगा, जयराम जी से जवाब लेते हैं। हमारे सर्वे में यह दिख रहा है कि दक्षिण भारत में तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आते हैं और खासतौर पे हिंदी पट्टी में तस्वीर वही है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, थोड़ा बहुत आप बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी क्लीन स्वीप। ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। देखिए मैं आपके सर्वे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सर्वे डॉक्टर सर्वे होते हैं, जो आप लोगों ने मन बना लिया है, आप सर्वे करते हैं, उसे सर्वे से वो नतीजा निकलता है। ठीक है, वो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, पर मैं आपको ज़मीनी हकीकत कह रहा हूँ। मैं भी फील्ड में जाता हूँ, मैं अभी 5 दिन उत्तर पूर्वी राज्यों से मैं आया हूँ, और ये सर्वे सब दिखा रहे थे बीजेपी मजबूत है, वहाँ के जो रीजनल पार्टी है मजबूत है, पर वहाँ जो मैंने महसूस किया, मेरा अनुभव रहा है, एक अंडर करंट है। लोगों ने मन बना लिया है कि ये लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की अनेकता खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, वो खतरे में है। ये सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों तक सीमित नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहें, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहें, पंजाब के बारे में कहें, हरियाणा के बारे में कहें, तो बिल्कुल हवा बदलाव की हवा कह रहे, बदलाव की हवा, अंडर करंट है। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री तो बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, 400 पार का नारा है, तो कांग्रेस का आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन कितने पार है? आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, निर्णायक जनादेश मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा। ये 370 पार, 400 पार, ये सब नारे हैं। इस नारे का बिना बेमतलब नारा, और हम लोग सब जान गए हैं कि 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं। 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि संविधान बदलो। ये प्रधानमंत्री को खुद हिम्मत नहीं है कहने की, पर वो कहलवाते हैं ज्योति मिर्धा से, कहलवाते हैं अनंत हेगड़े से, लेकिन कहलवाते हैं विवेक डेब्रॉय से। बीजेपी कहती कि आप लोग डराने का काम कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे डराने वाले कौन है? डराने वाले कौन है? धमकी देने वाले कौन है? उसके तो उस्ताद प्रधानमंत्री हैं। सीबीआई उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, इनकम टैक्स उनके हाथ में है, सारी जांच की संस्थाएं उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, क्या नहीं है उनके हाथ में। और धमकी देते हैं, डराते हैं सब लोगों को। देखिए असली बात यह है ना, जो लोग डराते हैं वो खुद डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो लोग, एक मिनट, जो लोग धमकी देते हैं वो खुद डरे हुए हैं, लेकिन वो भोखलाए हुए हैं, परेशानी में। आप कह रहे हैं वो, और मैं आपको कह दूं पहले से, ये दो साल की कहानी है। भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री को जो परेशानी है प्रधानमंत्री की और ज्यादा हो। लेकिन वो कह रहे हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग अभी से 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसके लिए बहाने तैयार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप देख ही रहे हैं, हमने कहाँ वीवीपैट की मांग की है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इलेक्शन आयोग ने हमें मिलने से भी इनकार कर दिया है। क्या डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है। हमारी जो मांग है, हमारा जो दस्तावेज है, उसको तो स्वीकारिए ना। हम क्या कह रहे हैं कि 100% वीवीपैट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं, लोगों का अनुभव है, वो बटन दबाते हैं किसी का और लाइट और कहीं जलता है। चाहता हूं जयराम जी आपसे, क्या आप लोगों को चुनाव पर भरोसा है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग दोनों बातें करते हैं, चुनाव लड़ भी रहे और हम चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव का बॉयकॉट नहीं करते, चुनाव का बहिष्कार नहीं करते। हम चैनलों का बहिष्कार हो सकता है, भरोसा रखिए, एंकरों का बहिष्कार हो सकता है, पर हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था और कई राज्यों में, देशों में होता है। आंकड़े पर लाऊं, क्योंकि जो आपका वोटर है वो तो सुनता होगा ना दूसरी तरफ 400 पार, वो सोचता होगा कि कांग्रेस कहां है आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन कहां है आज की तारीख में। मैं कह रहा हूं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैं, यही मेरा अनुभव था 2003 में। 2003 में हम छत्तीसगढ़ हारे थे,
मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, इंडिया शाइनिंग था, भीष्म पितामह प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और लोग कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिलेगी, पर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आए, हमारे गठबंधन को यूपीए बना और हमारी सरकार बनी। तो ये सब देखिए ना, ये सब सर्वे जो किया जाता है, ये सब पहले ही मन बनाकर सर्वे का डिजाइन होता है, जो नतीजा आप चाहते हैं वो निकलवाते हैं उस सर्वे से। तो आप 2004 को दोहराते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल 20 साल बाद वही होने वाला। आप देखिए एक कॉमन बात क्या है, आप देखिए एक समान बात क्या है जो समान बात ये है 4 और 14 में समान हो। हाँ, सवाल बात ये है कि इंडिया शाइनिंग था, अभी इंडिया राइजिंग है, पर मेरे विकास का तो हिसाब ना, किसान सवाल पूछ रहा है, युवा सवाल पूछ रहा है, महिलाएं सवाल पूछ रहे हैं, श्रमिक सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्या मिला, मेरा विकास क्या हुआ, मेरे विकास का हिसाब दो। प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो सब बातें करते रहते हैं, पर श्रमिक पूछ रहा है मेरे रोजगार का क्या हुआ, महिला पूछ रही है मेरी सुरक्षा का क्या हुआ, किसान पूछ रहा है मेरे एमएसपी का क्या हुआ, युवा पूछ रहे हैं कि 45 साल में इतना युवा बेरोजगारी का दर नहीं देखने को मिला है जो आज हम भुगत रहे हैं। ये सवाल उठा, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। टीवी पर बैठते हैं, 1.5 घंटा इंटरव्यू होता है, उनको इंटरव्यू कहना गलत है, वो बातचीत होती है, जो बेरोजगारी पर कोई समय नहीं, महंगाई पर कोई विषय टिप्पणी नहीं, जो असली मुद्दे हैं जनता की उस पर कुछ नहीं बोलते, पर दुनिया भर की बातें बोलते रहे और झूठ बोलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के वजह से सारी जानकारी निकल कर आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन्होंने आखिरी वक्त तक एसबीआई को मना किया, आप जानकारी मत दो, पर सुप्रीम कोर्ट अडिग रहा, और मैं उनके साहस को मैं सलामी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटे, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है। ये जो रिटायर्ड जज, ये सो वकील चिट्ठी लिख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। तो इन सबको मिलाकर आपको लगता है कि हालात बदलने वाले हैं? बिल्कुल बदलने वाले। इसके पीछे ऐसा क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने कि आपको लगता है कि ये सब मुद्दे हमारा लोगों प्रचार के है, जेहन में है? हमारा प्रचार है, मेरे विकास का 2 हिसाब प्रचार है, हाथ बदलेगा हालात का प्रचार है, घर घर गारंटी कार्ड का प्रचार है, 8 करोड़ परिवारों तक हम ये हमारी गारंटी कार्ड जो 5 न्याय 25 गारंटी का कार्ड हम पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर लेकर 4000 किलोमीटर, 150 दिन बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने किया, मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6200 किलोमीटर, 63 दिन। तो ये 2 साल से जो हमने एक माहौल बना के रखा है, पहले मोहब्बत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अगर एक शब्द में मैं उसका सारांश दूं, वो मोहब्बत और सद्भावना, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य पैगाम एक शब्द में मैं कहूं तो न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। इससे लोग 10 साल अन्यायकाल, ड्रामाबाजी, नाटकबाजी, झूठबाजी से तंग आ चुके हैं। तो मोहब्बत और न्याय की इस बार जीत, सद्भावना अगर होती है, सद्भावना, न्याय, और जो असली मुद्दे हैं ना, असली मुद्दों के पर बात कीजिए। और प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते, हमेशा बदनाम करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी। सवाल ये है सर कि अगर बदलाव आता है तो क्या जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जिन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया, न्याय को लेकर के वादे किए, सवाल वास्तविक है, क्या वो प्रधानमंत्री होंगे? सवाल वास्तविक है, पर थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, ये प्रीमेच्योर सवाल है, वास्तविक सवाल है। पर इंडिया गठबंधन, हम पार्टी के आधार पर लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। हमारा लोकतंत्र व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं है, हमारा लोकतंत्र पार्टियों पर निर्भर होता है। पार्टी के घोषणा पत्र, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी का प्रचार। तो बहुमत व्यक्ति को नहीं मिलता है, बहुमत पार्टी को मिलता है। तो जब बहुमत मिलेगा, निर्णायक बहुमत, जनादेश मिलेगा इंडिया गठबंधन को, सारे नेता बैठेंगे और प्रधानमंत्री चुनेंगे और वही शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कांग्रेस के होंगे? हम देखेंगे, बातचीत होगी। मैं पहले, क्योंकि ये देखिए, ये प्रतियोगिता प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, पर हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हम पार्टी के आधार पर लड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा पर हम लड़ रहे हैं। और जनादेश दीजिए
एक व्यक्ति को नहीं, जनादेश दीजिए विचार को, जनादेश दीजिए सोच को, जनादेश दीजिए विचारधारा को। वही अगर अंतर मौका है। मिला तो सेंटिमेंट क्या है आप लोगों की, आप लोग क्या चाहेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी हम बने, चाहेंगे कि पहले मल्लिकार्जुन हमें खड़गे बने? निर्णायक जनादेश मिले। पहले हम चाहते हैं हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिले, और वो हमारा पहला मकसद है। बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा बाद में देखा जाएगा। जयराम जी, ये आज हमारे लिए प्राथमिकता नहीं रखता। हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत हम दिलवाएं। सर हम दिलवाएं माने जनता दिलवाएगी, ठीक है। हमारे प्रचार की ओर से। पिछले दिनों में हमने देखा सर कि कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने एक कॉमन मुद्दे को आधार बनाया, और वो था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ये अपने नंबर को बढ़ाने के लिए किया है। कांग्रेस का ना जाना। ये सब अपने नंबर को बढ़ाने के लिए किया है। मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कहूंगा, पर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो छोड़कर गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत थी। जो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने ही खुद के निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, सांसद बनना चाहते थे, पोस्ट चाहिए होगा था। पर ये लोग जो अभी सभी लोग जो कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे ना, ये अपने नंबर के बढ़ाने के लिए बीजेपी में और अपने नई मालिकाओं को वफादारी का सबूत देने के लिए कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आज वो दावा कर रहे हैं कि हमने ये कहा वो कहा और हमारी सुनवाई नहीं हुई। उनको पार्टी ने क्या नहीं दिया? पद दिए, सम्मान दिया, पहचान दी, अपनी योग्यता से भी ऊपर हटकर उनको सम्मान दिया, पद दिया। पर गद्दारी की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। आपसे क्या प्रॉब्लम थी उन लोगों की? उनमें से नहीं, कुछ ने तो इस खास व्यक्ति- कर आपका नाम लिया। ठीक है, मेरा नाम में चिट्ठियों राम में है ना। आपका नाम मेरा लिया। नाम में राम है ना यार। हाँ। मैं पहले नाम में राम है, दूसरे नाम में राम है, तो दोनों नाम में राम है, तो मेरा नाम लेना वास्तविक है। ये लोग कह रहे हैं सर कि जयराम रमेश जैसे नेता एक लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे हैं। वो 2004 में भी मैनिफेस्टो बना रहे थे, प्रचार देख रहे थे। 2004 में हम जीते ना जी, 2004 में जीते ना, 2009 में जीते ना, तो उसकी वो तो देखिए, व्यक्तियों के आरोपों पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं उनके लेवल पर गिरना नहीं चाहता हूँ। वो जो कुछ उनको कहना है कहने दीजिए। वो लोग इस गलत फहमी में है कि मुझे बदनाम करके उनका नाम वो ऊपर लगाएंगे, उनका नाम और बढ़ेगा, उनका नंबर और बढ़ेगा। उस गलत फहमी में रहने दीजिएगा। लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ के गए उनको छोड़ भी दे सर, तो भी सर आपको। और एक बात और क्या नहीं, लोग आ भी रहे हैं, आप लोग सिर्फ जो जाते हैं डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं उन पर आपकी निगाहें हैं। जो अराइवल लाउंज में आते हैं, कई लोग आए हैं। आज भी निषाद पार्टी के एक युवा नेता बिहार में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और जो लोग जाते हैं, हजारों युवकों को नया मौका के दरवाजा खुलता है। ये लोग बैठे हुए हैं हमारे पार्टी में। लेकिन मनोबल नहीं टूटा है क्या कांग्रेस का? मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, और यहाँ से कड़ी हम शुरू करें तो कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। मनोबल की बात आप जो कर रहे हैं ना, देखिए, जो जिनके साथ हम लोगों ने 20 साल 30 साल के सालों से मैंने काम किया है, खासतौर से मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मुझे उदासी है, मुझे मायूसी है कि लोग मेरे घर आए हैं, चाय पिए हैं, खाना खाया है, बैठे हैं, बातचीत हुई है, और वो हंसी मजाक में एक व्यक्ति है जो 3 दिन पहले मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था सर मैं अपना शरीर साफ कर रहा हूँ, अपना मन साफ कर रहा हूँ, तब हम मिलेंगे, बात करेंगे। 3 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैं नाम मत लीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जाना है तो जाने वाले गए। लेकिन जो मुद्दा सर, मुद्दे पे मैं आता हूँ वापस, जो राम मंदिर तो उदासी है, मायूसी है, पर मनोबल नहीं गिरा। ठीक है, लेकिन सर जो मुद्दा है, जाने वाले गए। राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं और अपनी सुविधा से बयान देते हैं। ये मौसम जो है ना, ये माइग्रेशन का मौसम। ठीक है, मैं मान लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मैं सहमत हूँ। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मुख्य मुद्दा नहीं है ये। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, मुख्य मुद्दा महंगाई है, मुख्य मुद्दा है बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं। ये बनाया जा रहा है, ये मुख्य मुद्दा नहीं। आपको नहीं लगता कि वो एक ऐतिहासिक मिस्टेक हुई? 22 जनवरी को एक राजनीतिक समारोह के लिए एक राजनीतिक दल ने एक राजनीतिक निमंत्रण, एक राजनीतिक व्यक्ति, जो सारा समारोह उसी व्यक्ति पर केंद्रित था, उसी व्यक्ति को एक नए रूप देने की प्रयास की गई थी। हमने क्या कहा 22 जनवरी को? हम ये राजनीतिक निमंत्रण को हम स्वीकारते नहीं हैं। हम लोग राम के पुजारी हैं।
आपके माफिक हम राम के व्यापारी नहीं हैं। पार्टी हम में कई धर्म लोगों की राजनीति ना जाना एक बात है, राजनीतिकरण नहीं करते लेकिन अस्वीकार शब्द नहीं लिखना चाहिए था जो नहीं, आप नहीं, लोगों हम का बयान। उस निमंत्रण को हमने नहीं स्वीकारा। उसमें क्या गलती की? उस राजनीतिक निमंत्रण को, तो सारा प्रोग्राम प्रधानमंत्री पर केंद्रित था ना। तो और 70 साल से ये प्रोजेक्ट वो होता आरएसएस का उस समारोह को बीते भी कई हमने क्या दिन कहा? हो गए, हमने क्या? आपके कोई शीर्ष नेता गए नहीं अयोध्या। धर्म एक निजी आस्था का विषय है। धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम एक बहुधर्मिक देश है और सभी सर्वधर्म समभाव, ये तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है। और यही तो हमारी विशेषता है कि हमारा समाज बहुधार्मिक समाज है, बहुभाषी समाज है, बहुजाति समाज है, बहुप्रांतीय समाज है। जाएंगे? और ये जो अनेकता जो है ना, ये आज खतरे में है। आप जाएंगे अयोध्या? आपके पार्टी के नेता जाएंगे अयोध्या? मेरे कमरे में आइए, राम ही राम है। मेरे कमरे में आइए, बेडरूम में। चलिए आज एक हेडलाइन हमें दे दीजिए, जयराम रमेश अयोध्या कब जाएंगे? गलत सवाल कर रहे हैं आप, ये गलत सवाल कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में अयोध्या मेरे मन में, मेरे दिल में है, मेरे मन में है। आपके ये भी और मन में है कि मेरा मैं नाम जाऊं अयोध्या? मैं रामनवमी के दिन मेरा जन्म हुआ था 70 साल पहले। 70 साल पहले प्रधानमंत्री बोलते 70 साल में क्या किया। 70 साल पहले मेरे माता और पिता ने मेरा जन्म हुआ रामनवमी के दिन। आप राम विरोधी नहीं है? और जो मेरी नानी थी उन्होंने मेरा नाम जयराम रखा क्योंकि उस दिन बारिश भी आई। आप ये कह रहे हैं आप राम विरोधी नहीं है? हमारी पार्टी राम विरोधी नहीं है, हम राम पुजारी हैं। उस छवि को सुधारने के लिए सभी लोग हमारे देश में राम पुजारी हैं, पर एक वर्ग है हमारे देश में जो राम व्यापारी हैं। हम राम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस, ये सब राम व्यापारी हैं, ये राम पुजारी नहीं है। तो अगर आप राम के पुजारी हैं, जयराम रमेश कब जाएंगे अयोध्या? हम राम पुजारी हैं। मैं गौतम बुद्ध का पुजारी हूँ, मैं वर्धमान महावीर का पुजारी हूँ, मैं सभी हमारी विरासत ये अंग है। आपको नहीं लगता कोई नुकसान हुआ कांग्रेस को? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये राजनीतिक समारोह था, ये राजनीतिक निमंत्रण था, ये राजनीतिक फंक्शन था, इसका राजनीतिक मकसद था। हम अगर वह धार्मिक फंक्शन था, ये शंकराचार्यों ने इसका विरोध क्यों किया? धार्मिक व्यक्तियों, धार्मिक हस्तियों ने क्यों इसका विरोध किया? आप हम ही पर इल्जाम लगा रहे हो, पर कई धार्मिक व्यक्तियों ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि यह धार्मिक फंक्शन नहीं था, ये एक राजनीतिक समारोह था, राजनीतिक मकसद था। ठीक है। और धर्म का राजनीतिकरण हुआ और उसके खिलाफ हम हैं। अयोध्या से आते हैं अमेठी। पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में और सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वर्कर हो, नेता हो, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, और पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। मेरा जवाब है, 15 मार्च को यह सवाल राहुल जी से पूछा गया था ठाणे में पत्रकार सम्मेलन में। देखिए, राहुल जी सवाल लेते हैं पत्रकार सम्मेलन में, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है। राहुल जी बार बार पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हैं और निजी सवाल का जवाब देते हैं सीधे तौर से, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है। पर उसको छोड़िए, उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेठी से लड़ेंगे? उनका जवाब था, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, अगर सीईसी तय करेगा मैं लड़ूंगा। तो मैं इसी जवाब को दोहराऊंगा। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपकी निजी राय अगर पूछूं, अगर आप मेरी निजी राय पूछ रहे हैं, रणनीतिकार है पार्टी के, संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। न केवल संगठन, मैं रायबरेली में था, मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं कई लोगों से मैंने बात की, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, व्यापारियों से, किसानों से, खेत मजदूरों से। 2 दिन था मैं बात की, और सभी लोगों का कहना था 2019 में अमेठी में हमसे भूल हो गई, इस बारी राहुल भैया को हम वापस जिताएंगे। तो मैंने राहुल जी को कहा भी, तो अभी राहुल जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे, वो उनका निर्णय है। सीईसी में बहस होगी और निर्णय सही वक्त पर घोषणा की जाएगी। पर अगर आपका सवाल है कि हम चाहते हैं वो लड़े, उसका जवाब मैं ईमानदारी से कहूंगा कि हम लोग चाहते हैं। ये हित में होगा पार्टी के हम वो लड़े? हम लोग चाहते हैं, हम ईमानदारी से मैं कहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, और न केवल मेरी राय है, ये पार्टी की राय है, संगठन की राय है, जनता की राय है, जनता की भावना है। सस्पेंस बनाकर क्यों रखा गया है सर? कब ये साफ हो जाएगा? उसका सही वक्त पर साफ हो जाएगा। और उम्मीद है कि वो लड़ेंगे? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। तो लेकिन फिर क्या केरल में ये
मैसेज नहीं जाएगा? अभी से बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है कि आप लोग केरल में वायनाड में खास तौर पे चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हर चीजें सही वक्त पर किया जाता है, मैं ये कहूँगा। और जो राहुल जी ने 15 तारीख को कहा, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, अगर सीईसी कहेगा कि आपको अमेठी से लड़ना है, मैं अमेठी से लड़ूंगा, उन्होंने सही कहा। अभी उन पर छोड़ देना चाहिए। ये बार बार स्पेकुलेशन करना, मैं समझता हूँ ये सही उचित नहीं होगा। ठीक है, इंतजार करते हैं। और आखिरी सवाल मैं खत्म करने से पहले आपसे पूछूंगा सर कि आने वाले जो 40-45 दिन हैं उसमें कांग्रेस की क्या खास ऐसी रणनीति रहने वाली है कि जो आप लोग नारा दे रहे हैं कि हाथ से हालात बदलेगा, वो साकार होगा? नहीं, हम प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में हमारा प्रचार चल रहा है, उसको और हम तेजी से आगे ले चलेंगे। हमारे नेता प्रचार कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, हमारे प्रत्याशी बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं, हमारा मनोबल गिरा नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं, ये बिल्कुल सही है। और मोदी सरकार की ओर से हमको आर्थिक रूप से अपंग करने की पूरी कोशिश की गई है, साजिश रचाई गई है, खाताबंदी हुई है, और उसके बावजूद हमारा प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। गारंटी कार्ड, 8 करोड़ गारंटी कार्ड का वितरण हो रहा है, प्रचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है मीडिया में, कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है ज़मीन पर। और अंत में मैं यही कहूँगा, अगर हमें जब निर्णायक जनादेश मिलेगा, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया, ये कोई सर्वे नहीं दिखाएगा आपको। कोई नहीं कहेगा सर हाँ मैंने निर्णय ले लिया है कि मोदी का वक्त खत्म हो चुका, कोई नहीं कहेगा। हाँ साहब, वो कहेगा हाँ साहब देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये नहीं होगा, वो होगा। पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि लोग तंग आ चुके हैं, किसान पीड़ित है, महिलाएं परेशानी में हैं, और ख़ास तौर से हमारे युवा को एक नया भविष्य नहीं दिख रहा है। और जो 10 साल पहले वादे किए गए थे, तो आज मोदी की गारंटी कह रहे हैं। 10 साल तक बिल्कुल झूठे वादे निकले ना, और खुद हमारे गृह मंत्री ने कहा है वो सब जुमले थे। तो अगर जुमलों से 4 जून को मौका मिला, आप लोगों की सरकार बनी, तो क्या जो 10 सालों में आप लोगों के आरोप रहे हैं, चाहे नोटबंदी की बात हो, रफाल की बात हो, बिल्कुल, जहां कोई जांच, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर तो जरूर एसआईटी का गठन होना बहुत जरूरी है, मोडानी पर जेपीसी का होना बहुत जरूरी है। और आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो कुछ हम मांग कर रहे थे, जब हमको जनादेश मिलेगा लोकसभा में, हम जरूर करेंगे। इससे हम पीछे हटेंगे नहीं, कोई समझौता नहीं करेंगे। और चाहे कितना भी बड़ा चेहरा हो, उस पर कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, पर प्रतिशोध की नजरिए से नहीं करेंगे। हम उत्पीड़न के लिए नहीं करेंगे, प्रतिशोध के लिए नहीं करेंगे। जांच के बाद, पार्लियामेंट्री जांच के बाद, जैसा कि मोडानी का मिसाल अगर मैं लूं, हमारी मांग थी कि इस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। जेपीसी का गठन होगा, जेपीसी की जांच होगी, और जो जेपीसी की सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाएगा। पिछले दिनों मीसा भारती, जो लालू जी की बेटी है, उन्होंने कहा कि जेल भेजेंगे मोदी को, इस पर काफी विवाद हुआ। मैं कहता हूं, तो क्या दूसरे शब्दों में आप भी वही बात कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच करवाया जाएगा। जो कुछ हमने, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, चंदा दो धंधा लो, ठेका लो, घूस दो, हफ्ता वसूली, शेल कंपनी यानी कि फर्जी कंपनी, इस पर जांच करेंगे, जरूर कराएंगे। और जहां साबित होता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आपने धंधा दिया, इलेक्ट्रल ईडी को छोड़कर आपको उनसे चंदा लिया और ईडी से उनको मुक्ति दे दी, उस पर जरूर जांच की जाएगी। और बेमतलब हम लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है, पर जांच करवाएंगे। जो कुछ हमें करना है कानूनी स्तर से करवाएंगे, और जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको हम काम करने देंगे, उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं। शुक्रिया जयराम रमेश जी हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से कई लुभावने वादे किए हैं, नौकरियों की बात की है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो पिछले 10 सालों में अलग अलग जो मामले रहे हैं उन सब की जांच होगी। और ये सब तो तभी होगा जब 4 जून को कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं ये वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।